दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव भट्ट सहयोगी बबलू अनुज के साथ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है, ब्रजांचल में विकास की, पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पर एक चर्चा होगी। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। समृद्ध भारत अभियान के आप डायरेक्टर हैं सीताराम गुप्ता जी, और इधर हमारे वरिष्ठ एडवोकेट हैं श्रीनाथ जी शर्मा, जो कि आप सभी जानते हैं, दोनों रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं भरतपुर की। सामाजिक सरोकारों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप PIL लगा के हाई कोर्ट में जनहित के कार्यों पर कई बार एक्शन, मतलब इतना एक्शन लेने पड़ गया है यहाँ के प्रशासन को कि आपने काफ़ी प्रयास किए हैं इस संदर्भ में भी। और आपने भी जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे लुपिन में, उस समय से लगातार भरतपुर के विकास के लिए कहीं ना कहीं आपका सहयोग मिलता रहा है पब्लिक को। अब सबसे बड़ी बात चर्चा ये होनी है कि भरतपुर में, चूँकि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार थी, उससे पहले BJP की सरकार थी, अल्टरनेट सरकार आती रहती हैं, लेकिन भरतपुर को, जो कि पूर्वी राजस्थान है और विशेषकर भरतपुर, हमेशा उपेक्षित रहा है विकास के मामले में, रोजगार के मामले में। एक्सक्यूज़ दिए जाते थे कि TTZ की वजह से यहाँ विकास नहीं हो सकता। एक्सक्यूज़ दिया जाता था कि NCR में आने के बाद NGT के नियम लागू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ विकास नहीं हो सकता। जनता की सोच जो है वो ये थी कि यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसकी वजह से विकास नहीं हो सका था। पिछली सरकार में 7 जो विधायक थे, 7 विधायकों में से 6 मंत्री थे, और 6 मंत्रियों में से आप ये मानिए कि भरतपुर में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले आप ही से लेता हूँ कि आपने राजस्थान हाई कोर्ट में कई PIL लगाई हैं। सुजान गंगा, जो कभी भरतपुर के लिए वरदान थी, आज अभिशाप बनी हुई है। सुसाइड पॉइंट, उसके लिए भी आपने लगाई थी। यानी कितने करोड़ रुपए उसमें डाले जा चुके हैं। पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया, कहाँ लगा, दिखता नहीं है जनता को। आप क्या मानते हैं कि हल्का सा थोड़ा सा उस पर ब्रीफ कर दें कि आपने जो कार्य कराए थे सुजान गंगा के लिए, जो आपने स्टेप लिया था, वो क्या था? देखिए, वर्ष 1986 से हम सुजान गंगा के लिए, इसको ठीक कराने के लिए, इसको जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करते रहे। पूर्व विधायक थे RP शर्मा, अब वो इस संसार में नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किए, जन आंदोलन हुए, सारा कुछ हुआ। विधानसभा में भी के पटल पर भी विधायक साहब महोदय ने कई बार इसके उत्थान के लिए किया, लेकिन सरकार की, आप सही कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण काम कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली हमको हाई कोर्ट में शरण लेनी पड़ी और हमने हाई कोर्ट में PIL लगाई। बड़े लंबे समय के बाद 2003 में उस पर कॉग्निजेंस हुआ और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए 1 साल में सुजान गंगा ठीक कर दो। 2004 तक ये ड्रेनेज, ये सीवरेज लाइन ये कंप्लीट कर दो बायो वेस्ट के लिए, और एनवायरमेंटल फ्री, इसको एनवायरमेंट फ्री इसको कर दिए, पॉल्यूशन फ्री। लेकिन कहीं कुछ दिखता है, लेकिन किसी भी आदेश की कोई पालना नहीं हुई। मतलब हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई, सरेआम अवहेलना की गई। कई बार हाई कोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को, कलेक्टर को, SP को कोर्ट में कॉल किया, कंटेम्प्ट चली, लेकिन अल्टीमेटली कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ ये मानते हैं अपन प्रशासनिक अधिकारियों पे, जब तक यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, राजनीतिक दबाव में जब तक प्रेशर नहीं बनाया जाए, इन पे ये नहीं करते काम। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दबाव भी, पूरी तरह का दबाव, हल्के फुल्के दबाव का इन पे कोई असर नहीं होता। सुजान गंगा में भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो काम हुआ, करोड़ों रुपए इसमें लगे, लेकिन ज़्यादातर रुपया व्यर्थ गया, अफसरों की जेबों में गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति वहीं की वहीं है, वहीं की वहीं नहीं और गिरी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। पहले इसके लिए था कि भाई इसको NLCP में इसको सम्मिलित कर लिया जाए,
NLCP एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, झील संरक्षण योजना, उसमें है कि 70% पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 30% पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए एक वोयांत प्राइवेट लिमिटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसने प्रोजेक्ट बनाया, बहुत शानदार प्रोजेक्ट बनाया और 154 करोड़ का था उस समय पे, फुल प्रूफ प्रोजेक्ट था। उसको MNIT से अप्रूव किया गया, सरकार ने उसको अप्रूव किया और सरकार ने सहमति दे दी कि भाई 30% पैसा हम दे देंगे, आप इसमें काम करा दीजिए। लेकिन परसुएंस की कमी रही और हमारा वो प्रोजेक्ट, परसुएंस की कमी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, ASI का भी इसमें हस्तक्षेप है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और इसमें राजस्थान आर्कोलॉजी का भी। दोनों के बीच में एक सेतु नहीं बन पाया, कहीं बैठ के कभी ऐसी कोई डिसीजन नहीं हुए, कोई बैठक नहीं हुई, कोई समन्वय नहीं बन पाया। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो मैटर था वो हम सफ़र कर रहे हैं इसमें। नहीं, इसमें क्या है, लंबे समय तक ये स्थिति रही जो आप कह रहे हैं, लेकिन जब यहाँ वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी और जो उषा शर्मा या चीफ सेक्रेटरी हैं वो डिस्ट्रिक्ट वो थी, DG थी आर्कोलॉजी में नई दिल्ली में, उनसे वसुंधरा के प्रयासों से, सुबोध अग्रवाल जिसमें नोडल ऑफिसर थे, वसुंधरा जी के प्रयासों से ये सिद्धांत सहमति हो गई कि भाई पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे देगी और काम हमको करने दो, आप काम कराओ। ये सहमति हो गई थी कि ठीक है पैसा आप दीजिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो हम पे अप्रूव करेंगे और हमारे पैरामीटर से काम होगा, हमारे इंजीनियर्स की देखरेख में काम होगा। ये बात सहमत हो गई और वसुंधरा जी ने 8 करोड़ रुपया प्रथम फेज के लिए दिया भी, लेकिन वो PPR भेजी गई 8 करोड़ की, यानी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको उन्होंने मना कर दिया कि आप तो DPR भेजो। ये बात है आज से कोई 7-8 साल पहले की, जब वसुंधरा आती थी। DPR बनने के लिए बाय दैट टाइम वसुंधरा जी का रिजीम ख़त्म हो गया, कांग्रेस सरकार आ गई। आप देखिए तब से अब तक DPR नहीं बन पाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया भाई आप बनवा लीजिए, सरकार ने सहमति दे दी कि इसमें जितना पैसा खर्च होगा हम करेंगे। अब वो DPR आज तक अप्रूव नहीं हो पाई है। 10 साल DPR अप्रूव नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अब मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो भरतपुर में विकास की प्रबल संभावनाएं थी और हैं। पहले भरतपुर का कोई मुख्यमंत्री नहीं था, आज भरतपुर का मुख्यमंत्री है, तो हमारी संभावनाएं और भी बढ़ जाती हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्यों भरतपुर को बिलोंग करते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला हो, विकास के आयाम स्थापित करता है, निश्चित रूप से यहाँ भी होने चाहिए। उसके लिए यहाँ अब ये समस्याएं तो TTZ की समस्याएं आज भी मौजूद है, NCR की समस्या आज भी मौजूद है, लेकिन NCR में जो और जगह हैं, जो और डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हैं, एरिया हैं, वो सब डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। आप क्या मानते हैं इसमें? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले हम ज़रा पर्यटन की बात कर लें तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह जब कैबिनेट मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2 काम बहुत बड़े किए हैं, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर हैं जो उन्होंने जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया उसमें। और आज होटलों के करीब 25 से 30% बिल कम हो गए हैं। तो आज जो पहले कोविड के टाइम में जो होटल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, वो एकदम जिंदा हो गई। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनका दूसरा योगदान भी बहुत बड़ा है कि उन्होंने रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दिया। आज करीब 3 हेक्टेयर के ऊपर अगर कोई भी निर्माण आप रूरल एरिया में करना चाहते हैं तो कलेक्टर को सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है, कोई आपसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये 2 काम उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ, ये ऐतिहासिक काम है, ये ऐतिहासिक उन्होंने काम किए। अब आपके आगे क्या होना चाहिए? आज जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पहला काम तो इनको ये करना चाहिए कि भरतपुर को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करना चाहिए। टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि आपको बजट में डेडिकेटेड पैसा देना पड़ेगा टूरिज्म के लिए अलग से। भरतपुर में चाहे वो 25 करोड़ दें हर साल, 30 करोड़ दें, वो आपको देना पड़ेगा। कभी ये हो सकता है कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा, टूरिज्म सेक्रेटरी साहब ये तो कोई प्रोविजन ही नहीं है टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं ये आज गारंटी से कह सकता हूँ कि सुरेश प्रभु जी जब मंत्री थे सेंट्रल में, तो मेरे कहने से उन्होंने सिंधुदुर्ग को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कराया हुआ है। और आज आप सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, गोवा के पास लगा हुआ है, वहाँ डेडिकेटेड बजट आता है और गोवा को वो आज कम्पीट कर रहा है। और मोपा में आज एयरपोर्ट खुल गया है, आप देखिए आज सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पहुँच गया है। तो पहली चीज़ ये कि
इसको आप पर्यटन क्षेत्र पर्यटन जिला घोषित करें। पर्यटन जिला घोषित करें, तो इसमें कहीं भी TTZ और कोई चीज वापस नहीं आ रही अच्छा, है। एक ये अपन बात कर रहे हैं पर्टिकुलर भरतपुर की। हाँ। पर्यटन जिला घोषित करने का मतलब है पर्टिकुलर भरतपुर का विकास पर्यटन के क्षेत्र में। अपन एक पर्यटन सर्किट ऐसा क्यों ना बनाए जिसमें पूर्वी राजस्थान के हमारे भरतपुर संभाग के सारे जिले जुड़ जाएं। सब में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। अपने यहाँ धार्मिक पर्यटन को भी विशेष बढ़ावा दिया जा सकता है। गोल्डन ट्रायंगल पर भरतपुर स्थित है। भरतपुर में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मोनूमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको देखने दिखाने लायक हैं, जो स्थापत्य कला के एक यूँ मान लो एक नमूने हैं। उनको भी कहीं ना कहीं सर्किट से जोड़ा जाए, एक टूरिस्ट सर्किट क्यों ना बनाया जाए, टूरिस्टों के लिए, मोनूमेंट्स के लिए और एक धार्मिक, तो ये दोनों के लिए सर्किट की व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्त जो टूरिस्ट है वो यहाँ से गोल्डन ट्रायंगल से पास होता है। केवलादेव नेशनल पार्क के लिए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे वो यहाँ रुकता है। कुछ जो बर्ड वाचर आते हैं वो ज़रूर यहाँ स्टे करते हैं, बाकी का जो जनरल जो है निकलने वाला टूरिस्ट वो यहाँ स्टे नहीं कर पाता। यहाँ अगर ये विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संभावना बनेगी कि क्षेत्र का विकास भी होगा और बेरोजगारी की समस्या खत्म। हाँ, मैं इसी बारे में आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि पूरा संभाग का आप देखिए कि एक टूरिज्म संभाग होना चाहिए। और मैं बहुत ही छोटी सी बात आपको कह देता हूँ, कल ही अगर इसके ऑर्डर निकल जाए जिसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, जब गोल्डन ट्रायंगल पे आप हो तो गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सेंचुरीज क्यों नहीं करते हैं आप? वो आपका सरिस्का हो गया, वो आपका घनावर्त सेंचुरी हो गया, वो रणथंभौर हो गया, ये पूरी राजस्थान हो गया। और ये ऐसी संभावनाएं कहीं भी नहीं है। आपकी रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है जिसमें 25-30 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत है। तो आज घने वाला जो डायरेक्टर है वो ये कहे कि भाई अगर आपने यहाँ देख लिया तो आप सरिस्का चले जाइए, सरिस्का वाला ये कह सकता है कि भाई आपने यहाँ देख लिया तो भरतपुर चले जाइए, या सरिस्का वाला कह सकता है रणथंभौर चले जाइए। तो ये एक दूसरे में अभी क्या हो रहा है कि घने वाला घने पे ही बैठा हुआ है, लेकिन वो सरिस्का की बात नहीं करा, रणथंभौर की बात नहीं करा। अगर ये काम कर देते हैं तो बगैर पैसे के बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। तो एक तो ये संभावना है। मैंने टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट की वैसे नहीं कही है बात, मैं जो आप कह रहे हैं वो उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ बिल्ट हेरिटेज और नेचुरल का कंबाइन करना चाहिए। वो आपको सही बात, यहाँ बिल्ट हेरिटेज इतना जबरदस्त है, उस दोनों को कंबाइन करने की जरूरत है। कब तक आप घने पे खाते रहेंगे? यही तो सोचने वाले और दोनों को कंबाइन, इनका फ्यूजन करिए आप। तो इनका जिस दिन फ्यूजन कर देंगे आप तो एक नया एंगल निकल के आएगा। मैंने महाराज साहब से ये भी कहा था, विश्वनाथ सिंह जी से, कि मैंने मुख्यमंत्री कह सकते हैं साहब जोधपुर को क्यों नहीं करूं मैं, तो उन्होंने कह देना साहब मेरा एक ऐसा ही जिला है कि जिसमें बिल्ट हेरिटेज और नेचुरल दोनों है। क्योंकि घनावर्त सेंचुरी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है राजस्थान की, पहली साइट है ये, दूसरी साइड नहीं है। 75 साल हो गए। 75 साल का एक लंबा समय होता है। हाँ। लंबे समय में ये तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो जाना चाहिए था। श्री कृष्ण की ब्रजांचल है, श्री कृष्ण का यहाँ पूरा सारा सिस्टम है। और आप ये मानिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो यहाँ के मुरीद हैं, इस क्षेत्र के मुरीद हैं। यहाँ की जमीन की, यहाँ की रज को लेने के लिए मुरीद यहाँ आते हैं। 84 कोस के परिक्रमा मार्ग है, चरण पहाड़ी है, आपका आदि बद्री है। ये ऐसे देखने दिखाने लायक पर्यटन स्थल बन जाएंगे, धार्मिक पर्यटन स्थल। कामन का पूरे क्षेत्र पूरा देख लीजिए आप, ये तो पूरा एरिया ऐसा डेवलप हो सकता है। कहीं संभावना ही सोच ही नहीं है कहीं। मैं दोनों बात कह रहा हूँ आपको मैं रिलीजियस से ज्यादा कहूँगा स्पिरिचुअल टूरिज्म इसको। हाँ, स्पिरिचुअल टूरिज्म है ना, क्योंकि ये आज का रिलीजन का मामला थोड़ा सा स्पिरिचुअल का हुआ, तो मैं स्पिरिचुअल टूरिज्म कहूँगा। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म की यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है। और मैं एक बात करता हूँ, भरतपुर के कण में हर एक ब्लॉक में कुछ न कुछ है। आपको कि कोई ब्लॉक ले लो आप, अगर आप बयाने की बात करो तो सबसे प्राचीनतम इतिहास है हमारे पास, हिंदुस्तान का प्राचीनतम इतिहास है जो किला है हमारा, जो बानासुर का किला है वो प्राचीनतम है। आप डीग की बात आप कर सकते हो तो डीग के पहले से आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ सकते हैं। तो आप वेर का सफेद महल देखिए, तो आप तो ये एक लंबी फहरिस्त है, मतलब ये उसमें कोई कमी नहीं है। तो टूरिज्म के सर्किट बना दिए जाए यहाँ पे, टूरिज्म सर्किट बना दिए जाए। एक सर्किट में बिल्कुल सीधी कह रहा हूँ, यहाँ से जाकर के देखिए, नटवर सिंह जी मंत्री जी थे तो मैंने ये कहा कि साहब बड़ा दुर्भाग्य है कि 1527 में सबसे बड़ा पहला युद्ध हुआ है और उसका एक स्टोन नहीं है आज खानुआ में। तो उन्होंने कहा ये तो गजब की बात कह दी आपने, जो कि मुझे भी बड़ा वो लगा। फिर उनकी वसुंधरा जी की बात हुई तो वो आज आके हुआ है। तो वो बात वहीं से शुरू होती है, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ आपको।
तो आप ये कर सकते हो भाई, भरतपुर से यहाँ चले जाइए और यहाँ से जाकर के आप खानुआ चले जाइए। इनिशिएटिव लिया है, हाँ। मुख्यमंत्री ने भी कुछ एक दो मामले में इनिशिएटिव लिया है। लिया उन्होंने लिया, क्यों नहीं आज बिहारी जी का मंदिर देख रहे हो, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का देन है, इसमें दो राय नहीं, उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक सर्किट बन जाए भाई, भरतपुर से लेकर के खानुआ से फतेहपुर सीकरी, तो फिर वापस आप आ जाइए, ठीक है। एक आपका जो कह रहे हैं आप यहाँ से गोवर्धन और गोवर्धन से डीग और डीग से आपका कामा और आपका जो नंदगाम बरसाना, एक सर्किट वो बन जाइए आप, तो इनका सर्किटों का आपका निर्माण हो सकता है। जबरदस्त सर्किट बन सकता है। एक लाइन और कहूँगा मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह नहीं रहे और जो कि बहुत तगड़ा है, ये वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकता है। वेडिंग डेस्टिनेशन, ये टूरिज्म का एक नया अध्याय होगा आपका, ये वेडिंग डेस्टिनेशन हो सकता है ये भरतपुर। तो टूरिज्म को पहले मतलब मैं कह रहा हूँ प्राथमिकता देते हुए इस पर यहाँ काम करें। अब मैं एक लाइन और छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप म्यूजियम कितने शानदार है यहाँ, बहुत जबरदस्त है। आपको कोई गाइड मिला? नहीं मिला। आपके 20 बच्चों को रोजगार मिल सकता है, नहीं मिल सकता? बिल्कुल आराम से मिल सकता है। आप देखिए ना, मैं कोई सोच ही नहीं रहा इस बात में, 20 बच्चों को रोजगार कैसा पढ़ ले साहब यहाँ जाकर के। नहीं, इस पे चर्चा करेंगे। इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सुजान गंगा को यहाँ एक वो बनाया गया था कि एक तो किला जो पूरा परिसर है उसको एक अथॉरिटी बना के और ऐसा करके, अब ये कि कोई पिछले मंत्री महोदय ने हमारे ने ऐसा कहा था कि इसको अथॉरिटी बना के और उसको वो करेंगे, डेवलप करेंगे, ये करेंगे, प्राधिकरण बनाएंगे, ऐसा कुछ था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ 5 साल में, जबकि सबसे सशक्त मंत्रियों में से थे, सबसे सशक्त। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि सीएम के जस्ट मतलब राइट कह दो, लेफ्ट कह दो, जो भी कह दो, क्या हुआ? इस पे ना तो कोई प्राधिकरण बना, ना कोई इसमें कार्रवाई हुई। और अगर जैसा गुप्ता जी ने कहा सुजान गंगा का विकास नहीं होता तो भरतपुर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आप इसको जो गुप्ता जी ने कहा तीनों दृष्टि से देख लीजिए, टूरिज्म की दृष्टि से देख लीजिए। जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। उसमें स्थिति ये है कि जो बुर्ज हैं इन पे कैफेटेरिया बने, चारों तरफ लाइट लगें, बोटिंग हो और सारे रिपेयर होकर, और एक बहुत अच्छा टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। जो आदमी घने आएगा वो डेफिनेटली सुजान गंगा को देखने आएगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। लैंडस्केप डेवलप करके अच्छा इसमें वो किया जा सकता है। वो सारे प्लान में मौजूद है, लेकिन कुछ किया नहीं। मैं 2 बात कहता हूँ, जैसे गुप्ता जी ने कहा, किसी भी क्षेत्र के, मैं भरतपुर की बात करूँ, विकास के लिए एक तो विकास वो है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। रोड बनने हैं, स्कूल बनने हैं, मंदिर बनने हैं, या और कोई उसको विकास के आयाम में लिया जा सकता है, बहुत पैसे की ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कुछ पैसे की करने की ज़रूरत नहीं है। विकास की बात कर रहा हूँ, बिना कुछ पैसे के विकास हो सकता है, सिर्फ सोच की और करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए भरतपुर ले लीजिए आप, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए। किसी भी शहर की छवि ट्रैफिक व्यवस्था पे बहुत बड़ी निर्भर करती है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए आप, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, जबकि हाई कोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था के लिए निर्देश दे रखे हैं बाकायदा कि आप ट्रैफिक व्यवस्था करिए। मैंने यहाँ पर ट्रैफिक पर्सनल्स को हाई कोर्ट के ऑर्डर से डिप्लॉय। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि राजस्थान का एक संभाग मुख्यालय पे एक भी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट नहीं थी। सब पहले थी, वो 15-20 दिन के लिए चली थी, लगी थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर से लगाई थी, लेकिन वो खत्म हो गई। सही बात। और आप देखिए जैसे अव्यवस्थित मार्केट, आपके ये डिविजनल हेडक्वार्टर, लेकिन एक हाट जैसा लगता है आपका शहर। मर्जी हो जहाँ तो सब्जी बिक रही है, मर्जी हो जहाँ कचौड़ी पकौड़ी बिक रही हैं, मर्जी हो जहाँ ढकेल लग रही हैं, मर्जी हो जहाँ कियोस्क बंद, कोई सिस्टम नहीं है। उससे ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, शहर की सुंदरता खत्म हो रही है, लोगों ने अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण कर लिए। कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगना। नहीं। अगर ये हो तो एक विकास का एक चरण, बहुत महत्वपूर्ण चरण सामने आएगा। अगर ये सब कर दो, आप मार्केट को रेगुलेट कर दो, ये वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन बनाए, जो पथ विक्रेता है इनको वहाँ शिफ्ट कर दो, और बाजार को इस तरह से करो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें और ज्यादा विकास के सिविल कोर्ट में भी। हाँ, हमारे व्यूअर्स जो भी हमारे देख रहे हैं इस समय इस कार्यक्रम को, जो भी जुड़े हुए हैं, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन ये है, जो डिस्कशन हो रहा है ना, उसमें से आप भी कुछ सोचिए, आपके यहाँ क्या समस्याएं है, आपका क्या विज़न है। आप लोगों के विज़न हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं। जब से
इन्होंने होश संभाला है, कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो चाहते होंगे कि भरतपुर का विकास हो। भरतपुर मुख्यमंत्री का ज़िला है, तो निश्चित रूप से यहाँ अपनी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं आगे आना होगा, सहयोग करना होगा। खाली प्रशासन किसी चीज़ में कोई इनिशिएटिव लेके और फिर वो कहीं डेवलपमेंट कर दे, उसका कोई औचित्य नहीं रहता जब तक कि उस डेवलपमेंट में आप सहभागी ना बने। आपका सहभागी होना भी ज़रूरी है। कमेंट्स करें, आप बताएं हमें कि आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप ज़रूर लिखें। उस पर भी कहीं ना कहीं आगे वार्ता में इस बात को रखी जाएगा और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा राज्य सरकार तक ये बात पहुंचाई जाएगी निश्चित रूप से। सर, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाह रहा था कि संभावनाएं बहुत हैं, आपने बता दिया। आप समृद्ध भारत अभियान के तहत भी बहुत कर रहे हैं। आपने एक क्रांतिकारी कदम उठाया था जब आप लुपिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। आपने एक क्रांतिकारी कदम ये उठाया था कि बेरोजगारी दूर करने में आपने बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई थी, और वो भूमिका ये थी कि आपने बी कीपिंग को भरतपुर में खड़ा कर दिया जिसे कोई जानता नहीं था। आज एक बी कीपिंग का हब बना दिया है, मतलब यहाँ से विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसी आपकी और भी कहीं आपका विजन होगा, आपका सोच होगी कि और क्या क्या चीज़ ऐसी करी जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम बहाना नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत संभावना है, और वो संभावना ये है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या नॉलेज इंडस्ट्री क्यों नहीं है, जिसमें तो कोई लेना देना है नहीं TTZ का। आज मैं कल परसों भी बात कर रहा था कि आज एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $3.7 ट्रिलियन है, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बराबर है। तो आप सैमसंग का किसी का आप यहाँ लगाइए, असेंबली हो यहाँ से और यहाँ से जाए आपका, आप लगाइए, क्या तकलीफ है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का क्या तकलीफ है यहाँ पर? हाँ, ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये उस पर लागू आप रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। तो नॉलेज इंडस्ट्री है, ये है। फिर आप इसको एजुकेशन का हब बनाइए, क्योंकि आपको दिखा दिया कि 2 पैसा आपका लगा नहीं है और आज नदवे में किस तरह का एजुकेशन का हब तैयार हो रहा है। किसी आदमी ने ये जाके नहीं देखा कि हम इसको और प्रमोट कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हम इसको एक एजुकेशन का हब बनाएं। तीसरी चीज़ जो हमारे वकील साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही, कल से ये स्टार्ट कर दें, अगर ट्रैफिक रेगुलेट कर दें तो आप हेरिटेज वॉक चालू करिए ना भाई, किले से लेकर के और आप आ जाइए जामा मस्जिद से लेकर के गंगा मंदिर, जामा मस्जिद से लेकर के लक्ष्मण मंदिर, हेरिटेज वॉक चालू करिए आप शाम को, आप तो लोगों को कितना अच्छा लगेगा। भरतपुर में संभावनाएं और भी बनती हैं। हाँ, भरतपुर में संभावना ये बनती है, सबसे बड़ी संभावना ये, और जिससे एक जबरदस्त विकास का वो बनेगा, माहौल बनेगा। यहाँ अपन जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उसको कॉल कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है ना। यहाँ आप ये जो बिल्कुल हम नाकारा क्षेत्र समझते हैं मेवात का, बिल्कुल नाकारा क्षेत्र, ऐसी साइट्स वहाँ हैं मौजूद आज की तारीख में कि जो फिल्म वालों के लिए पहली पसंद होती हैं। धौलपुर के जो बीहड़ हैं, चंबल के किनारे हैं, ज़बरदस्त उनके लिए बहुत होते हैं। ये सारे जो रिजर्व हैं, अपने टाइगर रिजर्व हैं, ये अपने रणथंभौर ले लो, सुसरस का ले लो, ये चीज़ हैं। भरतपुर के जो मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये हैं। अपने कोई वैसी बनाए स्पिरिचुअल या धार्मिक कोई फिल्म बनाए तो उसके लिए अपना पूरा ब्रजांचल पड़ा हुआ है, तो इसको भी अपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए फिर वही इच्छा शक्ति की बात। हालांकि मुख्यमंत्री, ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और इनके नुमाइंदे जवाहर सिंह बेड़म जो भरतपुर से ही मंत्री हैं, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आप हमको वो दीजिए, विज़न दीजिए, आप हमें प्लानिंग दीजिए, हम इस पे स्टेप लेंगे और वो करेंगे। आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या संभावनाएं बनती हैं? नहीं, पहली बात है जो मंत्री जी कह रहे थे, तो कल मैंने मंत्री जी को ये विजन डॉक्यूमेंट भरतपुर का दे दिया 2030 को, ये मैंने दे दिया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसको मैंने उनको दे दिया है कल। ये डॉक्यूमेंट्स दिया है, आप जरा देख सकते हैं, हमारे जो भी दर्शक हैं देख सकते हैं, ये इसमें सब कुछ है। डॉक्यूमेंट्स दिया है, ये समृद्ध भारत अभियान की तरफ से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स दिया है कि भरतपुर में विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या विकास किया जा सकता है, कैसे कैसे इस सर्किट को बनाया जा सकता है, उस पर आप देख सकते हैं। जरा जूम करके दिखा दें जिससे कि पूरा ये दिख जाए हमारे लोगों को, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अभी एक कार्यक्रम में जो जवाहर सिंह बेड़म हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वो आए थे और आप भी वहाँ थे कार्यक्रम में, अतिथियों में, तो दोनों की वहाँ बात हुई थी
इन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने मांगा था इस चीज़ को, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी इस बात को चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई जाएगी और ये निश्चित रूप से इस पर कहीं ना कहीं अमल होगा। तो ये पूरी संभावनाएं हैं। मैं यही आपसे कहना चाहता था कि और क्या क्या आप हाँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए किसी भी देश को हो या जिला हो या राज्य हो, उसमें जिसको कहते हैं टेक्निक में जो टिकाऊ विकास होने के लिए वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर जगह आप अमेरिका में जाओगे तो हार्वर्ड है, फलाना है, डेकाना है, आपके इंस्टीट्यूशंस बहुत हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ भी भाई स्टेट लेवल का फूड प्रोसेसिंग सेंटर मतलब ये सैंक्शन हुआ 11-12 में सैंक्शन हुआ। हाँ, सैंक्शन हुआ है, और जो आपका बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई खास कार्रवाई नहीं नहीं है। उसमें सिर्फ एक खटौती में जाकर कर दी गई है। अगर अपन टोल प्लाजा पे लिया वेर के पास में, तो वो काम वापस हाईवे पे आना चाहिए था, जिससे कि वहाँ सारा सुगम हो सके, सारा काम हो जाएगा। दूसरा काम ये है कि भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? सारे संभागों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप जयपुर के लोग तो जौबनेर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, कोटा में है, जिस कहोगे संभाग में। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसके बारे में फिर वैल्यू एडिशन करेंगे। वो ऐसा नहीं है सिर्फ क्रॉप के लिए करें, वो वैल्यू एडिशन करेंगे वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। कृषि जिला है अपना, और इसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज तो होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसमें होना चाहिए, और इसमें कहीं भी फिर पॉल्यूशन नहीं आ रहा है। पॉल्यूशन नहीं आ रहा। तो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि यहाँ ऐसा हो, या आईटी का सेक्टर आ जाए, यहाँ आईटी का कोई आ जाए, एजुकेशनल हब बन जाए, तो कई ऐसी चीजें हैं, पर्यटन वो बन जाए पूरा। और छोटा सा काम तो कल कर सकते हो आप, कल ही कर दो आप। आपके यहाँ कम से कम 30-40 एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज की पेंडिंग पड़ी है, टीटीजेड की वजह से नहीं आ रही हैं। आप उस खटौती में दे दो ना उसको, वो टीटीजेड में आता ही नहीं है। उसको आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दो। कितनी आपकी ऑयल मिल चल रही है आप नदवाई के पास, उस जमीन को उसको दे दीजिए आप, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा काम आपका। सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट का काम नहीं है, ना पैसे की जरूरत है वहाँ पर। फिर वो एनजीटी तो कहीं ना कहीं वहाँ तक नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा, उसमें कोई वो बाहर है वहाँ से। वो बिल्कुल बाहर है, टीटीजेड तो सबसे बाहर है ना। वो तो आप देखो डेरामुड़ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो भट्टे भी हैं। भट्टे नहीं, वो तो ये टीटीजेड से बाहर हो गए। एनजीटी के नियम जो लागू हो रहे हैं वो एनसीआर की वजह से, उसका भी थोड़ा सा ये प्रभाव पड़ता है। हाँ, नहीं वो भी आपका हो सकता है, उसमें उसको अपन स्टडी कर सकते हैं और कौन सी इंडस्ट्री आ सकते हैं। पहले जमीन तो हो हमारे पास, जमीन ही नहीं है आज हमारे पास। जमीन तो बहुत है, जमीन तो दबा ली गई है। आप देखिए जमीन को प्राधिकरण बनाने की बात हो रही थी, इसको किला परिसर को, किला प्राधिकरण को, इसमें आज कॉलोनी कट रही है। अब हाँ, आप देखिए राजस्थान क्या मतलब माफिया लोग, माफियाओं पे हाथ किसका होता है? ये अपनी इनकी तो हिम्मत हो नहीं सकती कि प्रशासन नहीं रोक पाए, पूरा सिस्टम नहीं रोक पाए। क्या है? सब मिलगत का मामला है, और कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का, रिसोर्सफुल लोगों का प्रेशर इनको प्राप्त होता है, जिनकी सरकार तक में पैंठ होती है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। राजीव जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था। एनसीआर की चर्चा आपने अभी की, एनसीआर जिला बना। एनसीआर ये वरदान हो सकता था जिले के, वरदान बहुत बढ़िया। इसको हमने अभिशाप बना, हमने बना दिया। हर जगह एनसीआर का देख लिए मामले, हर जगह डेवलप हो गए। अलवर को देख लीजिए, एनसीआर में। यहाँ क्या है, एनसीआर बनने के बाद आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए। एनसीआर बोर्ड है, प्रोजेक्ट बना के भेजिए, बोर्ड पैसा देती है, सब काम करती है, आप उसको करिए। एनसीआर ने उस समय पे जब आप नगर पालिका को, यूआईटी को, कलेक्टर को कितनी चिट्ठियां लिखी कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, हम इनको एक्टिवेट करेंगे। हम कोई एक प्रोजेक्ट नहीं भेज पाए। अगर कोई प्रोजेक्ट जाता तो एनसीआर तो बहुत कुछ कर सकती थी। आज हमारा जिला कहीं का कहीं होता। एनसीआर में का हमने मदद ली होती, एनसीआर में हमने प्रोजेक्ट बना के भेजे होते और वो सैंक्शन होते, तो आज कहीं का कहीं होता। और एनसीआर, आप लोग कहने लगते हैं भाई एनसीआर तो बहुत बड़ा वरदान है, पर हमने उसको उपयोग नहीं किया। तो जो नकारात्मक, संजीव जी कह रहे हैं घना, भरतपुर किला एवं सुजान गंगा, डीक किला, कामा सर्किट, बाणासुर का किला, बंदवारटा सेंचुरी, इतनी विपुल संभावनाएं हैं टूरिस्ट को कम से कम 3 दिन तक रोकने के लिए। एक बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। एडवर्टाइजमेंट जब हो जाए, पहले कुछ प्लानिंग तो हो आपके पास, कुछ हो, आपकी मानसिकता ही नहीं है कुछ करने की, तो ये कोई काम नहीं हो सकता। एनसीआर सिर्फ मानसिकता की वजह से ड्रॉप हुआ, और आज लोग परेशान हो रहे हैं इससे। जो नकारात्मक चीजें, जो प्रतिबंध थे वो तो लागू हो गए, लेकिन जो सकारात्मक चीजें थी उनको हम अडॉप्ट नहीं कर पाए।
इसलिए ये एक अभिशाप के रूप में बन गया। अब अपन यहाँ बैठे हैं, अपन ये संभावनाएं तो हमने देखनी कि संभावनाएं हर क्षेत्र में यहाँ बहुत हैं। एजुकेशनल हब बन सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, वो भी बन सकता है। हाँ, और उसके अलावा यहाँ टूरिस्ट सर्किट बन सकता है, बहुत अच्छा टूरिस्ट यहाँ से पास भी होता है। ऐसा नहीं है टूरिस्ट बुलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े, यहाँ से निकलता ही है ऑलरेडी, तो उसको भी हम रोक सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है इच्छा शक्ति की, और वो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी, आपको लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदारी से काम करते हैं? बिल्कुल, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि राजनेताओं से पहले तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात कहता हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से बात नहीं करते हैं। कारण ये है कि आज हमारे शहर में 65% महिलाएं बाजार में जाती हैं। आप मुझे देख के बता दीजिए कि मथुरा गेट से लेकर के, चौबरजा से लेकर के, लक्ष्मण मंदिर से लेकर कोतवाली से लेकर के कुमेर गेट तक क्या टॉयलेट है कहीं? महिलाएं कहाँ जाएंगी? जब ये बेसिक चीज, ये तो सीएम नहीं करेंगे, ये तो कोई एमएलए नहीं करेगा, ये तो केवल प्रशासन का तो काम फिर प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? नगर निगम में वही आदमी जमे हुए हैं जो पहले थे, जिन पर घोटालों के आरोप थे, वही आज जमे हुए हैं। मतलब फिर ये क्यों नहीं काम कर रहे? मतलब ये हम बेसिक सुविधाएं भी नहीं दे सकते, क्या कमी है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे पास समय बहुत चला गया है, और समय चला गया है तो नेताओं को, प्रशासन को और सीएम साहब को भी थोड़ा सा गति से आना पड़ेगा और एक बड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे बानासुर किले की आपने बात की, संजीव जी ने आपको कमेंट भेजा है, तो बानासुर किले में क्या होना चाहिए? पहला काम ये होना चाहिए कि वहाँ पर रोपवे लगा देना चाहिए। आपका रोपवे लगाते ही आप देखिए कैसा पनपता है। आप किसी को हंसी लगेगी कि साहब रोपवे लगेगा, अरे आज 12 रोपवे सैंक्शन किए राजस्थान सरकार ने, अभी भाई भरतपुर के बानासुर में क्यों नहीं किया आपने? तो आप रोपवे बनाइए। एक दूसरा ये है कि आप एक ब्लॉक लेवल का प्लान बनाइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि फिशरीज का बहुत तगड़ा प्रोग्राम हो रहा है आज हमारे यहाँ पर मेवों की वो हालत नहीं है। आज हमारे जो मेवात के मेव हैं हरियाणा के, वो हमसे प्रशिक्षण लेते हैं आज हम। जी बिल्कुल। तो वो हमारी फिशरीज पूरी, हमारी जो फिश का जो फिशरीज है वो सारी हमारी दिल्ली जा रही है, मार्केट मिल गया हमको 100 किलोमीटर पर। क्या हमने एयर कंडीशन वैन दी? मेवात की इंटेलिजेंस जो है वो तो क्राइम में जा रही है। तो आप अपना भाई एसी बाजार दीजिए, एसी वैन दीजिए, उनको सारी चीज दीजिए, तो उनकी जब प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो ये क्राइम बंद कर देंगे आपका। जैसे डीग और कुमेर है, आज पोल्ट्री सेंटर बने हुए हैं। आज यहाँ पे पोल्ट्री का हब बनाइए, आप पोल्ट्री का सेंटर खोलिए आप, जिसमें रिसर्च हो सके। अब आपने शहद की बात आपने कर दी, लेकिन कभी राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार ने सोचा है कि भाई आज मेरा किसान है और किसान आज शहद बेचना चाहता है, तो वो कहेंगे नहीं साहब आपका तो फेल हो गया। अगर आप एक लेबोरेटरी यहाँ लगा देते हैं सरकार की तरफ से और टप्पा दे देते हैं भाई तेरी जो हमने टेस्टिंग कर दी है बिल्कुल ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे फिर किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। सही, छोटी सी चीज़ है। तो ये हर एक ब्लॉक पे हर एक कोई चीज़ें आपकी हो सकती हैं। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की बेरोजगारी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पहले तो बगैर पैसे के प्रोग्राम कैसे, जैसे मैं और वकील साहब बता रहे थे, आप कम पैसे के प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं, और तीसरा लंबे प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं। तो जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरह की प्लानिंग यहाँ काम करेंगे आपकी। तो शॉर्ट टर्म वाले में कोई पैसे की जरूरत नहीं, आपको भरतपुर को शहर को सुंदर करना है। आप 4 बोर्ड नहीं है आपके भरतपुर के, वो गाना दिल्ली से घुसते हो तो आप कैसे घुसोगे? इसमें क्या पैसा लग रहा है? आप क्या पैसा और आप अगर आप में पैसा नहीं है तो भाई हम पैसों से मांग लीजिए आप पैसा। कैसा हमारे पास तो 5 लाख रुपए का बिल आ गया, हम दे देते हैं पैसा, हम उगा करके दे देते हैं। पर काम तो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मशीन बाईपास नहीं हो, सरकारी मशीन ही बाईपास नहीं हो। मतलब इनिशियल स्टेज पे कुछ तो ऐसा हो जो बिना पैसे के किया जा सके, वो प्रशासन की जिम्मेदारी। हाँ, 5-6 जगह आप बस शेल्टर बनाइए भाई, यहाँ लोग बैठ सकें। भाई बुजुर्ग आदमी घूमने जाते हैं, कहीं बेंच ही नहीं है आज अब घने में मैंने बेंच लगवाई है, 10-12 बेंच लगवाई है, अभी लगवाई। कहाँ जाएगा टूरिस्ट आपका? सर एक भरतपुर में बहुत अच्छे मंदिर हैं। गंगा मुनि का मंदिर आप ये मान लीजिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर है, और स्थापत्य कला का एक जबरदस्त नमूना है। आप मानते हैं इस बात को? है ना, ऐसी चीज दिखती नहीं है। लक्ष्मण मंदिर आ जाता है, म्यूजियम है ना, म्यूजियम आ जाता है। आप ये ले लो ना, अपना बिहारी जी का मंदिर ले लो, उसके बगल में मोहन जी का मंदिर ले लो, उसको भी डेवलप प्रॉपर किया जा सकता है। ये तमाम जो वो है, ये सर्किट यहाँ ही व्यवस्थाएं अगर सही हो जाएं, यहाँ ही काफ़ी टूरिस्ट आ सकता है। क्योंकि टूरिस्ट वहाँ से जो 2-3 दिन 4, अब जो चाहे जो बर्ड वाचिंग के लिए जो टूरिस्ट रुकते हैं ना,
वो भी दिन में तो करते हैं, वो शाम के टाइम फ्री हो जाते हैं, जैसे ही अंधेरा सा हुआ वहाँ फिर बर्ड दिखना बंद हो जाती हैं, तो वहाँ वो फिर आके मार्केट में घूमने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं है, यही वो बात चीजें मैं नहीं आपको कहना है। चाहता और यहाँ था। सबसे बड़ी बात यह है, जो देवस्थान विभाग का अधिकारी है वो जमा हुआ है जैसे उसके घर की पंचायत चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये बात आपको कहना ही चाहता था। मेरी कई टूरिस्टों से बात हुई इस सिलसिले में कि जो टूरिस्ट आता है घना में, वो शहर में आता है, मंदिर देखेगा, लक्ष्मण मंदिर देखेगा, म्यूजियम देखेगा, हम कहते भी हैं मस्जिद भी देख सकता है सर, मस्जिद भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहुत नायाब चीज़ है, तो उनको कहते हैं कि जाओ भाई वहाँ देखो। तो हमने इस पे कई टूरिस्टों से चर्चा की, उन्होंने कहा यहाँ के जाने के बाद हमको तो ना तो सड़कें मिलती हैं, ना साइट मिलती है, इतना गंदी बाड़ा है, जगह जगह गंदगी पड़ी है, कोई सिस्टम नहीं है, हम पहुँच नहीं सकते वहाँ, और पहुँचने के लिए हमको बड़ी कवायद करनी पड़ेगी, वहाँ कोई हम नहीं जाते। और एक नगर परिषद था, उसके बाद नगर निगम बना, कोई कुछ नहीं। उनका कहना है कि वहाँ जाके हम एक बार जाने के बाद, एक आदमी अगर किसी ने प्रयास करके इन सबको देखने का प्रयास कर लिया, वो दोबारा नहीं जाएगा। और वो मैसेज देता है बाहर कि वहाँ तो बड़ा गंदी बाड़ा है, किले को देखता है, टूटे किले को देखता है, इसको देखता है, तो इससे मैसेज बाहर जाता है। और कई जगह तो इस पर गूगल पे भी इस बात की चर्चा हुई है, लोगों ने जो क्या कहलाती है मार्किंग वार्किंग होती है उस आधार पे, ये क्योंकि वहाँ तो बड़ा गंदी बाड़ा है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, किला टूटा पड़ा है, कहीं हम घूमने नहीं जा सकते, घना देखने के बाद कहीं शहर में। ये बात मैंने कोर्ट को कही, कोर्ट में मैंने ये दावा दायर किया हुआ है कि टूरिस्ट प्लेस को ठीक से तो कर दो, कम से कम टूरिस्ट इन जगह पे चला जाए सुविधापूर्वक, ये स्थिति तो बना दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगना। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के माननीय समीर जैन ने अभी अप्रैल में एक ऑर्डर पास किया है सुमोटो कॉग्निजेंस लेके, ट्रैफिक जैम, ये बेंडिंग जोन, आपके जगह जगह के मार्केट, कियोस्क, और इससे जो कंजंक्शन हो रहा है, ट्रैफिक कंजंक्शन, पब्लिक कंजंक्शन, इसके लिए हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर जारी किया है कि आप इसको ठीक करिए। ट्रैफिक को पूरे राजस्थान में लागू किया है सुमोटो कॉग्निजेंस लेके, और उसमें कहा है कि आप ट्रैफिक को ठीक से रेगुलेट करिए, मार्केट को ठीक से रेगुलेट करिए, ये जो भंडीवारा है पथ विक्रेताओं को, इसको रेगुलेट करिए और ठीक से सुव्यवस्थित करिए। उसके आधार पर उसकी पालना में कुछ अब ये प्रशासन अभी कर रहा है, उस हाईकोर्ट के आदेश की पालना में कर रहा है। जो हाँ, एक संजीव जी हमारे ये और लिख रहे हैं कि स्टेट टूरिस्ट डिपार्टमेंट को ट्रैवल एजेंसियों को बुलाकर उन्हें साइट विजिट करानी चाहिए और उनसे पहले इन साइटों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप थोड़ा करना चाहिए, जिससे कि उनको साइट विजिट कराई जाए, तो वो जो टूरिस्ट कंपनियां हैं वो कम से कम प्रमोट कर सकें और लोगों कर सकें, और अपनी जो आइटलरी है उसमें कहीं ना कहीं इनको इंक्लूड कर सकें। 20 लाख सिचुएशन तो हो बनाओ आप भाई, यहाँ पर आए आदमी तो उसको दिखाओगे क्या? यहाँ मैं आप दोनों बहुत अनुभवी हैं, मैं बहुत छोटा हूँ इस मामले में, बहुत अनुभव में कम हूँ, लेकिन आप बहुत अनुभवी हैं। यहाँ कुंभकर्ण का कोई रिलेशन है क्या भरतपुर से? क्योंकि यहाँ जो प्रशासन आता है उससे कुंभकर्ण से ज्यादा प्रभावित हो जाता है और सो जाता है यहाँ आके, और बाहर काम करेगा, यही IAS अधिकारी वहाँ ढंग से काम करेगा, भरतपुर में आते ही सो जाता है। वजह क्या है? ये आता है कि वो सोचे कि मेरे अपनी 2 साल 3 साल का टेन्योर पूरा करो और चलो। कई तो राजनीतिक विषमता है यहाँ पे, आप बीजेपी के लोगों को मानोगे, उनको मानोगे, तो प्रशासन यहाँ के बड़ा नर्वस हो जाता है और वो अपने काम को करने में घबराता है और वो कोशिश करता है कि छोड़ो चलो, और जैसे भी हो। नहीं, जहाँ तक अब जो आम राय तो कुछ और ही कहती है, आम राय तो जो कहती है जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आ जाता है वो ये चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली क्या है कि मैं दूसरी तरह से इस बात को पुटअप करना चाहता हूँ। कोई काम करना चाहे तो कर सकता है। भरत मीना जी ने आपका अतिक्रमण हटाया आपका, तो इसमें कोई बात नहीं, उनको किसने रोका? क्या आपको प्रशासन इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने और काम भी किया उन्होंने, तो काम किया। अगर मान लो सपोज करो GS संधू साहब ने अगर अस्पताल बनाया और पब्लिक के पैसे से बनाया, तो बनाया ना उन्होंने आपके। तो KL मीना जी ने पहले बस स्टैंड बनाया वहाँ पर, तो बनाए लोगों ने। तो इन लोगों की इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म है। पर मैं इनको कहूँगा कि ये बजाय पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटिकल तो इतना ही है कि ये इन पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि भाई हम आपको 4 काम देते हैं। अब इसमें यूँ हो सकता है, वकील साहब कह रहे हैं कि 4 काम मंत्री ने किसी और ने बताए, 4 काम किसी और, ये कन्फ्यूज हो गए हों, वो अलग बात है। लेकिन बुद्धिमान कलेक्टर तो वो ये जो इसमें 4 काम छांट दे, एक तो आपका कर दिया मैंने सर, एक आपका कर दिया और एक आपका कर दिया, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है उनको।
तो काम यहाँ पे मतलब कोई हो सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो टूरिस्ट की आपने बात की, मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि शिल्पकला केंद्र होना चाहिए। जो आरटीडीसी का होटल, इसमें ज़मीन पड़ी हुई है, जो आपकी जजों की कॉलोनी बनी अभी भी है वहाँ पे, और उस जगह में आप शिल्पकला केंद्र बना दीजिए तो भरतपुर का शहद वहाँ मिले, भरतपुर की तुलसी मालाएं वहाँ मिले, भरतपुर में मार्बल का काम बहुत हो रहा है वो वहाँ पे मिले। फिर हाँ, उसके बाद में आपको भरतपुर की पूरी फिल्म दिखा दी जाए, फिर वहाँ के उसमें ब्रोशर मिल जाए, शाम को 5 बजे के बाद लोग आ जाएंगे, मनी एक्सचेंजर लगा दिया जाए। ठीक है। आप भी बोलते हैं, आप हाँ, वहाँ मनी एक्सचेंजर आप लगा दीजिए वहाँ पे, फिर आप बड़े अच्छे कैफेटेरिया खुलवा दीजिए। अब सपोज करो घने के सामने आपने बहुत बढ़िया ये स्ट्रीट फूड सेंटर बनाया है, तो आप 2 मिनट में आप कहिए भाई हम कुछ नहीं सुनना चाहते, हम हल्दीराम को बुलाना चाहते हैं। आप क्या मानते हैं? आप ये जो कह रहे हैं वो कहीं तक कहाँ तक सही है बात? बिल्कुल ठीक है। जब लोगों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दोगे, सुविधा नहीं दोगे, अट्रैक्शन नहीं दोगे, तो पब्लिक क्यों आएगी? क्यों तो आप कह रहे हो साहब टूरिज्म उनको बुलाया जाए, एजेंसियों को, लेकिन उनके लिए आप कुछ को देना तो पड़ेगा आपको। आप बताइए, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे सेंटर बना दीजिए, 1-2 लोग जाएं, इधर भी डेवलप कर दीजिए, यहाँ पे भी जैसे मंदिर हैं, किले हैं, यहाँ भी इस प्रकार के सेंटर होने चाहिए, जैसे टूरिज्म के सेंटर हैं कि लोग आए तो उसको कम से कम असिस्ट करें, दिखाएं, करें, वो करें, असिस्ट करें, दिखाएं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी IAS अधिकारी जब शपथ लेता है, ड्यूटी पे आता है, शपथ लेता है, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है, अपने पद के कर्तव्यों की शपथ लेता है, और उसके बाद आके पद के कर्तव्यों से कहीं विमुख हो जाता है, कुछ नहीं, इसमें तो देख 2-3 चीज बात है। आज मैं भी मेरे दफ्तर जाता हूँ, लुपिन के जाता था, तो मैं हमेशा एक ही बात करता था कि भाई 80% काम तो मैं रूटीन करूँगा और 20% में नया क्या कर सकता हूँ, मेरा डेली का ये सोचना था। अगर ये IAS अधिकारी ये सोच लें कि 80% मुझे जो सरकार कह रही है, या भैया 85% कर लो, तो मैं वो करूँ। 20% तो अपनी आइडेंटिटी बनाओ, और 15% मुझे क्या कंट्रीब्यूशन करना है ना, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। मैं समझता हूँ चीज़ें हो सकती हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं धौलपुर में काम कर रहा था तो जायसवाल कलेक्टर थे, तो बोले मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ, अस्पताल ले चलता हूँ। तो अस्पताल हम गए तो वहाँ पर पेशेंट्स की लाइन लगी हुई थी और बहुत लास्ट में एक कोई 70 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ था। तो कलेक्टर से मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा आगे। मैंने क्यों, क्या बात है? मैंने कि कब तो इसकी पर्ची बनेगी, कब इसको डॉक्टर दवाई लिखेगा, उसने एक्सरे लिया कब होगा, मैंने क्या व्यवस्था है? मैंने मैं नहीं जा सकता, मैंने बेकार बुराई करूँ। तो उन्होंने कहा साहब कि ठीक है, आप और हम वापस चलते हैं। और वापस चलने के बाद, छोटा सा बात बता रहा हूँ, वापस चलने के बाद आए तो मैं रुका हुआ था जहाँ पे, तो कलेक्टर साहब वहीं आ गए रात को। तो साहब मैंने एक चीज़ सोची है कि मैं ई-मित्रा पे इनका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। वेरी गुड। ई-मित्रा पे मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, लेकिन प्रिंटर आप दे दो। 10 ई-मित्रा खोले गए, कोई लाइन खत्म हो गई वहाँ पे आज, और पेशेंट दुख पा रहे। आप यहाँ पर जो भरतपुर का कलेक्टर है, धौलपुर से क्यों नहीं सीख सकता भाई? क्यों नहीं सीख सकते? क्यों नहीं? छोटी चीज, अभी इसमें कहाँ CM आ रहा है या कहाँ राज्य सरकार आ रही है? आप नवाचार पंप एंड शो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम करो, हम हकीकत में जमीन पे कुछ है, हो नहीं रहा, कुछ नहीं है, सब कागजों में है, दिखावा है, घूमेंगे, करेंगे, बड़े बड़े वो करेंगे, लेकिन फील्ड पे अतिक्रमण की भेंट चढ़ा दिया गया। भरतपुर जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। आप ये देखिए, आप इंदौर की बात कर रहे थे, इंदौर में 8 आउटर लेन है, 8 जो वो है आउटर लेन, सब डेवलप हैं, सारे डेवलप है ना। आप ये मानिए, मैं इंदौर गया था आज से करीब 35-40 साल पहले, उस समय का इंदौर और आज का इंदौर देखा था, मतलब ये मान लीजिए स्वर्ग में पहुंच गए। कॉस्मोपॉलिटन सिटी है सर। हाँ। एक ही मध्य प्रदेश का। हाँ। एक ही। ये बताइए आप, यहाँ चलिए मुंबई है, यहाँ पे आप एक सर्कुलर रोड बनाई है आपने। हाँ। एक सर्कुलर रोड भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ा दी गई है। आप क्यों नहीं 8 लेन क्यों नहीं? बिल्कुल, आप तो इसमें PIL लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि 8 लेन क्यों नहीं बने ये, और गेटों से एंट्री कराइए। हाँ, गेटों से 8 लेट करके, और गेट भाई आपको कहाँ जाना है तो आप इधर से इधर जाओगे, आप मथुरा गेट से इधर आओगे। आप अगर आपको, तो ये क्या हो रहा है कि अगर गेटों से एंट्री रेगुलेट हो जाएगी, आपको भरतपुर को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं एक आपसे एक और, जो आपने ट्रैफिक की बात की है, आप मल्टीपर्पज के पास कोचिंग सेंटरों में चले जाइए, मोटरसाइकिल कैसी बढ़िया खड़ी मिलेंगी आपको। ये नहीं कर सकते शहर में? ठीक बात है। शहर में मोटरसाइकिल, 33 मोटरसाइकिल एक लाइन में खड़ी हुई है, आप देख लीजिए। मैं रोजाना देखता हूँ, मैं जाता हूँ दफ्तर। आप क्यों नहीं कर सकते साहब? जाम की समस्या देख लो आप। ये आप देखो सर्कुलर रोड पे, ये आपका ट्रॉमा सेंटर है, आपका ये अस्पताल है बने हुए, कितना यहाँ पे ये खड़े हुए हैं व्हीकल्स। इनको बाउंड नहीं किया जा सकता कि अपने कैंपस में खड़ा करो इनको? बिल्कुल करना चाहिए। एक ही तरीका है साहब, मैं आपको एक पूर्व तरीका दे देता हूँ।
वो तरीका ये है कि 14-15 आदमियों की यहाँ कमेटी बननी चाहिए, और आप बड़ा प्रोजेक्ट कोई लोगे तो 14-15 आदमी की कमेटी में उसको रखोगे आप, और उसको आप करोगे तो जनता की भागीदारी हो जाएगी, आपको बेस्ट इनपुट मिल जाएंगे आपको, तो प्रशासन पे आपका चेक रहेगा फिर कैसा आगे क्या हुआ, और उनकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। छोटे मोटे जो रूटीन काम में आप करते रहिए, लेकिन बड़ा काम आप अगर कर रहे हो, जैसे आपने PIL लगाई और सुजान गंगा पे काम होना है, तो आप 4 आदमियों को बैठ के बात क्यों नहीं करते हैं आप? पब्लिक पार्टिसिपेशन कहाँ है आपका? सर सबसे पहली प्राथमिक आवश्यकता तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो लोगों की मान्यता है, लोग जो हमसे कहते हैं, हमसे बात करते हैं, वो ये मानते हैं कि यहाँ जो मेन बॉडी होती है ना डेवलपमेंट को देखने की, वो मेन बॉडी होती है UIT एंड नगर निगम। ये दोनों बॉडी में कम से कम जो 20-20 साल से पूरी नौकरी यहाँ बचा चुके, जिनकी जड़ें मजबूत हो चुकी, जो मतलब सारे जो गली देख चुके, मतलब हर चीज में गली और पिली निकाल लेते हैं, उनको यहाँ से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। आप ये देख लीजिए, फर्जी पट्टा प्रकरण हुआ, फर्जी पट्टे प्रकरण के जो अधिकारी जो यहाँ रहे हैं, जो उस समय थे, उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो मतलब उससे नहीं है। मतलब वो अधिकारी भी यहाँ आ जाते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, सरकार एक बार उनको हटा देती है, वो फिर यहाँ जम जाते हैं आके। सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जो पहले कभी यहाँ विरोध कर रहे थे, वो ही विरोधी अब उनको ही लेके आ रहे हैं। तो ये मतलब हो क्या रहा है भरतपुर में? आपने जैसे सीताराम जी कहा कि कमेटी बननी चाहिए और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इस विषय पे मेरी कलेक्टर से चर्चा हुई, और जो आपका विजन था, जो आपका व्यू था, मैंने कहा आप पब्लिक को इन्वॉल्व करोगे तो पब्लिक आपको हेल्प मिलेगी, आपका काम कम हो जाएगा, पब्लिक अपने आप लगे रहेगी, थोड़ा सा बूस्ट करो तो वो जो लोग हैं वो अपने आप अपने लोगों को करते रहेंगे। उनका मानना ये था कि अगर हम पब्लिक के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो ये उसको बाधा मानते हैं कि वो हमसे, अब हमारी जो चलती है, हम जो ऐसा करना चाहते हैं उसको वो उस हिसाब से नहीं करने देते। बाधा नहीं मानते हो जाता है, हमारी अथॉरिटी डाइल्यूट हो रही है। बात वो है, अथॉरिटी डाइल्यूट हो रही है। मतलब तो वो कहेंगे, वो हमसे कहेंगे, बहुत काम की कहेंगे कि इसको यूं नहीं यूं करो, यूं नहीं यूं करो, ये आप गलत नहीं कर रहे हो, सुझाव देंगे, वो फिर उनको पसंद नहीं आएगा। तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वो इसको अच्छा पसंद नहीं करते। अब आपके सामने वकील साहब है, आप देखिएगा, इनके गुप्ता कलेक्टर थे, और भरतपुर की सफाई हुई थी, ऐतिहासिक सफाई हुई थी, राजस्थान में नंबर 1 भरतपुर आया था, पूरी सफाई हुई, 1 महीने तक कार्यवाही हुई। क्यों हुई कि सबको इन्वॉल्व किया, NGO सेक्टर अलग आ गया, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। उस समय वो नहीं थी, उस समय ये प्राइवेट सफाई की ये नहीं थी। हाँ, कुछ भी उसके बावजूद हो गई, आज प्राइवेट सफाई की 3 गुना बजट बढ़ा दिया, और उसके बाद भी सफाई नहीं है। और हम वहाँ पे गए, हरी इंडस्ट्रीज के पास गए, मैं और कलेक्टर के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा हरी इंडस्ट्रीज के मालिक को बुलाओ। कलेक्टर बोले कि भाई ये आपके यहाँ कूड़ा मैं साफ करने आऊंगा, कूड़ा आप करो, मैं साफ करूंगा क्या? आप देखिए हड़कंप मच गया था। तो ये सब चीजें, ये सब जरूरत है इसके। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं और थोड़ा कहना चाहता हूँ, अधिकारी, आपको कितने अधिकारी आप बाहर निकलते मिलते हैं? ये दफ्तरों के AC चैम्बर से बाहर निकलते हैं? ये बीमारियां हैं, आप बाहर निकलते हैं क्या? कितने, हमको याद है साहब, जब हम AN हुआ करते थे, मैं सच कह रहा हूँ आज आपसे, 5 बजे बाद घर पहुंच जाते थे, लक्ष्मण मंदिर पर गाड़ी खड़ी कर लेते थे, यहाँ कुछ एप्लीकेशन आपकी हो तो हमको दे दो आप, और 8 बजे के बाद में शहर में भ्रमण करते थे, कहाँ लूज तार हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, कहाँ क्या हो रहा है, आप करते थे। आप भ्रमण करिए, आप, एक अधिकारी नहीं निकलता है, तो अधिकारी नहीं निकलता है, अतिक्रमण कहाँ हो रहा है उसको कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? कहाँ चीजें हो रही है कैसे पता लगेगा? वर्तमान में और क्या होना चाहिए? जब आप घूमोगे, रूबरू करोगे आपको फिजिकल साइड से, तो विचार उत्पन्न होंगे, आपके विचार उत्पन्न नहीं होते। ठीक बात है सर। फोटोग्राफी कराई जाती है, मीडिया को बुलाया जाता है, बस में बैठ के अधिकारी निकलते हैं, पंप एंड शो होता है, उसके बाद फिर ढाके 3 बस जस्ट टू शो कि भाई एक मैसेज चला जाए कि भाई हमने शहर घूम लिया, और उसके बाद और कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि शहर में देखो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ये सारी चीजें हों, ये सेकेंडरी हैं। प्राइमरी तो ये है कि पहले जो कमी है हमारी, उन कमियों को दूर किया जाए। वो कमियां क्या दिखती हैं? कमियों को दूर, कमियां ट्रैफिक, रोड मेंटेनेंस, अव्यवस्थित बाजार, और बिना प्लानिंग के निर्माण, अतिक्रमण। आज कोई प्लानिंग ही नहीं है भाई, कहाँ निर्माण आप बाजार करना चाहते हो, कहाँ कॉलोनी डेवलप करना चाहते हो, ऐसा कोई प्लान नहीं है, ऐसा कोई विजन नहीं है। तो जिसकी मर्जी हुई, जिसने जहाँ मकान बना लिए, जिसने कहा जहाँ बना लिए, चाहे डंडा पे बन जाओ, किले में बना लो, कहीं बना लो, क्यों? कोई प्लान नहीं है। आप लोगों को कॉलोनी दोगे, प्लॉट दोगे, उनको अवसर दोगे तो वहाँ बनाएगा आदमी। अब वहाँ आप दे नहीं रहे तो आदमी को तो मकान चाहिए, जचेगी जहाँ बनाएगा। बिल्कुल सही।
नहीं, कोई इसका भी कोई शुल्क होता है क्या, जिसको सुविधा शुल्क कहते हैं, ऐसा कुछ होता है कि उसकी वजह से इनको सुविधा शुल्क की तो यूँ जरूरत नहीं रही कि भरतपुर में हर जगह हर शहर में कानून भी कहता है कि आप अगर निर्माण कर रहे हो तो आपको नगर पालिका से या नगर सुधार न्यास से परमिशन लेने की जरूरत है। भरतपुर में पिछले 5 साल का इतिहास उठा के देख लो, किसी एक ने भी परमिशन ली हो निर्माण के लिए तो आप बता दीजिए। रोड सेंटर से वैसे ही रोड निर्माण हो रहे हैं और आदमी अपना देखे। सर्कुलर रोड पे रोड सेंटर से 70 फुट छोड़ के परमिशन दी गई थी बनाने की यूआईटी के द्वारा। आज रोड सेंटर से 30 फुट पे वो देख सकते हो आप सब बने हुए हैं, कंप्लीट बने, कंप्लीट कोई कार्रवाई नहीं है। जो एक लाइन में एक बात है, गवर्नेंस इज द इशू है। आपका गवर्नेंस है ही नहीं। गुड गवर्नेंस की बात छोड़ो, गवर्नेंस ही नहीं है। हाँ, मतलब गुड गवर्नेंस छोड़ो, गवर्नेंस इज द इशू। भाई आप कुछ तो काम करोगे, भाई आपको तनख्वाह मिलती है, कुछ तो करोगे आप। अब कहते हैं कि हमने विकास कराया, ये विकास कराया, वो भाई तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। आदमी एक कोशिका से पैदा होके हम जैसा बन गया, ये भी विकास हुआ। बिल्कुल, वो भी किसी ने किया था। बिल्कुल सही है ना। तो ये तो एक नेचर का नियम है। ये तो विकास, आप इतना बड़ा लवाजमा लेके जब प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं तो कुछ तो करोगे, तनख्वाह कुछ तो भाई उसका वो करोगे। तो ये तो विकास छोटे मोटे हैं, ये तो, पर विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है ना आपको। हाँ, विजन बिल्कुल नहीं है। मैंने उनको कहा, जिलाधीश महोदय को कहा, यूआईटी सेक्रेटरी नगर, मैंने कि आप एक 3 महीने मेरे हिसाब से कुछ काम, मैंने जो कुछ बताता हूँ उस 3 महीने आप उस काम को कर दो। 3 महीने में अगर असर नहीं दिख जाए तो आप मुझे कह देना, यहाँ से निकाल देना। बोले राम सकोप तब हो भय में होए ना प्रीत। बिल्कुल, कुछ है तो अब ये भय कैसे बने? अब भय तो यही है कि साहब सरकार स्ट्रिक्ट हो तब ये काम चलेगा। मुख्यमंत्री का गृह जिला है सर, मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसमें सरकार तो स्ट्रिक्ट होगी जैसा कि मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं। देखिए, कहीं भी कोई गांव है उसमें आप थाना खोल दीजिए तो थाने खुलने मात्र से ही एक अलग स्थिति बन जाएगी, अपराध कम हो जाएंगे। सिर्फ कुछ नहीं किया, एक थाना खुल गया। मुख्यमंत्री का गृह जिला, ये मुख्यमंत्री के नाम होते ही यहाँ ये स्थिति हो जानी चाहिए थी 5-6 महीने में कि पता लगता है कि साहब ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये भाई, यहाँ जो मुख्यमंत्री का कोई तगड़ा रिप्रेजेंटेटिव बैठे, जो आज बैठे बेचारे वो काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो विशेष अधिकारी है उसको फुल पावर्स हो गए। वो पोस्ट ऑफिस काम करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के काम से काम तो चलेगा नहीं। वो आपका कोऑर्डिनेशन करे। साहब, मुझे जनता की इतनी शिकायत आई है, नहीं तो आप नहीं कर रहे हो तो मैं सीएम साहब को भेज रहा हूँ। आप देखिए ये शासन तो दौड़ेगा। विशेषाधिकारी जो लगाए गए हैं उनको कम से कम इतने राइट दिए जाएं, उनको राइट दिए जाए और तगड़ा यंग आदमी लगाइए, कॉल कर सकें, उनको तगड़ा आदमी लगाइए, एक्सप्लेन कॉल कर सकें, जिसकी अथॉरिटी हो। नहीं, सही बात है, वो तो पोस्ट ऑफिस है, आपकी चिट्ठी आएगी, वो डिपार्टमेंट को भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। पहले भी सीएम को लिखते थे, आज यहाँ लिख रहे हैं। आज वहाँ जाओगे तो कोई भीड़ नहीं है, आज कोई भीड़ नहीं। एक्सप्लेनेशन ही कॉल नहीं होंगे तो फिर क्या मतलब है? क्या कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री जी का पूरा एक मिनी सीएमओ यहाँ खोल दें कि साहब ये आइए, आप बताइए साहब, और ये कंप्लाइंस क्यों नहीं हो रही है, और नहीं तो हम सीएम साहब को भेज दें। सीएम साहब दिल्ली में, जयपुर में एक आदमी बैठा दें जो सिर्फ मतलब संभाग की चीजों को देखे। आप देखिए कैसे काम नहीं होते हैं। संभावनाएं पूर्वी राजस्थान के विकास की जबरदस्त हैं। आप दोनों की डिस्कशन हुई थी, आपने भी सुनी। जबरदस्त संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं, उन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी। राजस्थान में महिला अत्याचार को लेकर उन्होंने ये बताई थी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम करेगी। ये उन्होंने शपथ लेते ही शाम को जो राज्य के नाम जो उन्होंने संदेश दिया था उसमें बताया गया था। एसआईटी का गठन किया था पेपर लीक प्रकरण को लेकर कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे, और जो पेपर लीक हुए हैं पिछले समय में, पिछले टेन्योर में, उनकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। उसके अलावा एक तीसरा एजीटीएफ बनाई थी, वो बनाई थी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स। वो यहाँ जो गैंगवार ज़बरदस्त राजस्थान में हो रही थी और भरतपुर में भी गैंगवार हुई थी। भरतपुर में पिछले सालों में कई गैंगवार हुई हैं और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी गोलीबारी में। तो निश्चित रूप से ये भी एक क्राइम का अड्डा बन चुका था। यूपी में जितना क्राइम को रोका गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, वहाँ के सीएम के द्वारा, वहाँ से जो शिफ्ट होके भरतपुर क्षेत्र में एक सुरक्षा के लिहाज से कि यहाँ ये उन्होंने एक शरणगाह बना ली, वहाँ के जो अपराधी थे यहाँ के रहने लग गए और उन्होंने यहाँ क्राइम स्टार्ट कर दिए। यहाँ की पुलिस को उसका
देखना पड़ा उसको। मामला इतना ज़बरदस्त बना कि कई मर्डर हुए हैं और सब में कहीं ना कहीं यूपी के लोगों का हाथ निकला उन मर्डर में। तो निश्चित रूप से ये जो शुरू में जो संदेश दिया था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, वो ये संदेश दिया था कि अब जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, आपके पेपर लीक पर, या उसके अलावा कोई भी महिला अत्याचार पर, किसी प्रकार पर कोई भी अब ऐसा काम नहीं होगा। और यहाँ एक स्वच्छ, पारदर्शी और एक सशक्त सरकार चलेगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। सेंट्रल में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी। संभावनाएं बहुत थी, आपने भी बताया था हमारे गुप्ता जी ने कि संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री जिला के आप जिलाधीश हो, जिला कलेक्टर हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया हो, तो निश्चित रूप से यहाँ क्राइम पर आपको लगाना पड़ेगा। हालांकि पुलिस की जो वो रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, वो तो काफ़ी सही रहा है। राहुल प्रकाश जी का मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि उनका जो साइबर क्राइम पे जो कंट्रोल है, मैं कहता हूँ रिमार्केबल है, रिमार्केबल है। नहीं, मृदुल कच्छा का कभी, लेकिन जो मेन कछवा का भी बहुत अच्छा है, ठीक रहा है। लेकिन जो इन्होंने साइबर क्राइम पे जो अटैक किया है, जिसकी बहुत जरूरत थी राहुल प्रकाश जी ने, मैं कह रहा हूँ इट इज अनपैरेलल्ड। जो इन्होंने अभी एंटीवायरस जो चला बिल्कुल, रखा है। बिल्कुल। मतलब उन्होंने मृदुल कच्छा जी ने बढ़िया काम किया, लेकिन एक जो पूरी रेंज में उन्होंने एक कैंसर था हमारे जिले का, मतलब डीग जिले का आज की डेट में, वो कैंसर था, उस कैंसर पे अटैक किया है उन्होंने। मतलब कैंसर को कहीं ना कहीं उन्होंने काफी हद तक रोकने की कोशिश की है। और उसके बाद मृदुल कच्छावाद जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अपराधियों ने अपराध किए, देखो अपराध रोके नहीं जा सकते, अपराध होते हैं, कब दिमाग आदमी का अपराधी बन जाए, अपराध हो सकते हैं। पुलिस कोई वो तो है नहीं कि भगवान है वो कि पहले से ही पहचान ले कि भाई ये अपराधी और इसको पकड़ लो, ये अपराध करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी यहाँ कंट्रोल किया है। लेकिन एक जगह वो चूक रहे हैं, एक जगह चूक रहे हैं, और वो चूक रहे हैं यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था पे भी मेरी कई चर्चा हुई है, और इसमें एक ट्रैफिक एक्शन प्लान है, ट्रैफिक एक्शन प्लान 2001, जो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार डिविजनल कमिश्नर की कमेटी ने बनाया था, और वो एक्शन प्लान हाई कोर्ट में पेश किया, और ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि इस एक्शन प्लान को हम लागू करेंगे। आईजी ट्रैफिक उस समय थे उमेदाराम बिश्नोई, उपस्थिति हुई, उन्होंने कमिट किया कि साहब हम इसको स्ट्रीमलाइन ट्रैफिक इसको हम कर देंगे। और वो एक्शन प्लान, उस एक्शन प्लान में अभी 5 तारीख को भी मीटिंग हुई थी, मैंने निवेदन किया था। मुख्य बिंदु ये था कि शहर में 1 वे ट्रैफिक हो, ये एक्शन प्लान में तय किया हुआ है। एक्शन प्लान में ट्रैफिक पॉइंट बने हुए हैं, पार्किंग बनी हुई है, फ्लाईओवर बनने की बात है। जगह जगह जो ये ट्रैफिक, ये जो वाहनों का जमावड़ा रहता है, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे स्कूल हैं, या जो भी व्यावसायिक संस्थान है, उसके संबंध में सारा कुछ प्लान है। उस प्लान पे काम हो तो ट्रैफिक की काफ़ी व्यवस्था सुधर सकती है। ट्रैफिक की काफ़ी व्यवस्था सुधर सकती है, जो अपना टूरिस्ट जो हब बन सकता है उसके लिए भी काफ़ी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री से आप कोई अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से हम ये अपील करना चाहते हैं कि एक दफ़े हमारे जो 4-5 आदमी हैं मेन, उनकी मीटिंग करके 1.5 घंटे मीटिंग कर लें, और मीटिंग करने के बाद में जो उनको लगे कि ये नहीं हो सकते उनको छोड़ दें पॉइंट को, लेकिन जो एग्रीएबल पॉइंट है तो उसका एक्शन प्लान बने और उसका फेजिंग करें टाइम का, ये भाई इतने टाइम में आपको हो जाएगा। फिर वो मीटिंग करें 3 महीने बाद में, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। जैसे वकील साहब कह रहे थे कि ट्रैफिक की, मैं इसको मानता हूँ, ट्रैफिक का एक ही चीज़ है, जब तक ये अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे, लगातार शाम को कोई अधिकारी नहीं निकलेगा, मैं कहता हूँ अधिकारी निकलने लग गया ना तो अपने आप मॉनिटरिंग हो जाएगी। सरकार में दो ही शब्द हैं, एक है मॉनिटरिंग और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, कि गड़बड़ मिली तो ये अकाउंटेबिलिटी, ये प्रसाद है तुम्हारे लिए, ये 2 काम कर दीजिए। मैंने 1994-95 में छिन्मय के आसपास जब भरत मीणा जी थे यहाँ जिला कलेक्टर, तब एक हमने कमेटी बनाई थी लोहागढ़ स्टेडियम निर्माण संस्थान, और एक यहाँ लोहागढ़ स्टेडियम का वो उठाया था एक बीड़ा कि यहाँ बन जाएगा। उन्होंने करीब 33 बीघा ज़मीन पर उस समय अतिक्रमण हो रखे थे, वो 33 बीघा जमीन को उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराया था। जिस समय सुरेश गुप्ता जी एडीएम सिटी थे, के आर कमलेश यहाँ के एडीएम डेवलपमेंट थे, और रमेश गुप्ता जी यहाँ वो थे एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और एक एनएल मीणा थे जो यूआईटी सेक्रेटरी थे। बहुत अच्छा एक इनका बहुत प्यारा एक कॉम्बिनेशन था इनके आपस में, तो इन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की थी। महाबली बुलाया गया था आगरा से, और यहाँ सारा
पूरा का पूरा पूरा अतिक्रमण था पूरा हटाया गया। पूरा हटाया। उसके बाद भरत मीणा जी पूरा कुछ कर नहीं पाए, उससे पहले आ गए हमारे एम के खन्ना साहब। हाँ। तो एम के खन्ना साहब भी स्पोर्ट्समैन थे और फौज से आए थे, उस कोटे से थे, मिलिट्री कोटे से। तो उन्होंने भी काफ़ी अपना वो दिखाया और उन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया और उन्होंने ही बाउंड्री वाल का निर्माण करा। उस समय जो राजस्थान के डीजी भी बने थे अपने क्या थे, भारद्वाज जी? नहीं, वो थे डीजी बन गए थे उस समय, शांतनु कुमार? नहीं सर, मैं भूल रहा हूँ उनको। खैर एम के खन्ना साहब तो उन्होंने उद्घाटन किया था, एम के खन्ना साहब ने उद्घाटन किया था। और हमारे डीजी वो पहले यहाँ से भरतपुर एसपी थे, एसपी के बाद वो वहाँ से उसमें चले गए थे सीबीआई में, और सीबीआई में उन्होंने जयललिता का केस देखा था। उस समय जयललिता का केस हुआ था और उन्होंने वो केस देखा था। और उसके बाद गहलोत्रा साहब, ओपी गहलोत्रा साहब, ओपी गहलोत्रा साहब उस समय, हाँ ओपी गहलोत्रा साहब, ओपी गहलोत्रा साहब ने काफ़ी अच्छा यहाँ रोल निभाया। हाँ, और उसके बाद यहाँ व्यवस्थाएं हुई कि वो एक अपन के लिए कैंपस बन गया यूनिवर्सिटी का। उसके बाद एक कलेक्टर आ गए, जो जैसे अब आजकल के कलेक्टर आते हैं, मीटिंग कलेक्टर कहलाते हैं ये लोग। ये मीटिंग के अलावा और कुछ नहीं करते, जैसा कि मानते हैं, जनता मानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की बात है जो मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि जनता मीटिंग कलेक्टर बोलती है इनको। उस समय भी एक यदुवेंद्र माथुर आए थे जो सुबह से रात तक केवल ही मीटिंग करते थे। तो उसके बाद से सारा फिर वहाँ से हो गया। खैर हमने एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया था और एक बहुत बढ़िया इसका वो बनना था, लेकिन वो सब मट्टी में मिल गया, आगे डेवलपमेंट नहीं हो सका। आज आप मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? जैसा गुप्ता जी ने बताया, मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ के ऑफिसर्स की और यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की बैठ के पहले तो अपने दिमाग में ये है कि हमको भरतपुर के लिए क्या क्या करना है, इसके लिए एक प्लान तैयार कर लें और उसके बाद अधिकारियों को पकड़ा दें कि ये लीजिए, ये काम इतने दिन में कर दीजिए। जैसे सुजानगंगा की बात आई, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा कि आप मेरे हिसाब से काम कर लीजिए, 3 महीने में उद्घाटन हो जाएगा, आपका उद्घाटन की स्थिति में आ जाएगा ये काम। अब मेरे जैसा कह रहा हूँ वैसा कर दीजिए आप। सर क्रेडिट लेने में क्यों चूकते हैं? क्रेडिट ले सकते हैं, इनको पैसा जेब से लगाना नहीं, गवर्नमेंट से पैसा लेना, व्यवस्थाएं आपको करवानी, टेक्निकल स्टाफ व्यवस्थाएं करेगा, आपको केवल निर्देश देने। आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, बीकानेर की सूरसागर आपका साफ हो गया, आपकी द्रव्यवती आपकी साफ हो गई, कर देख लो, और उसका आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? और दूसरा है जो आप सुजानगंगा ही कह रहे हो, मैं मतलब करीब 98% वर्ल्ड घूम चुका हूँ। मैं कह सकता हूँ ऐसी वर्ल्ड कहीं भी सुजानगंगा जैसी नहीं है। ओपन है, नायाब चीज है ये सब, नायाब चीज है। इसमें जब आप बोट पे जाएंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे दीवानों को। यहाँ पे आप के लिए कुछ नहीं, इसके सामने कुछ नहीं है। अच्छा दूसरी बात और बता रहा हूँ जो कोई बताता नहीं है भाई, भरतपुर का किला क्या है? ये नरेगा तो कल निकली है और महाराजा सूरजमल ने ये पहला किला है भरतपुर का कि जो कि पहाड़ी पे नहीं बना है, मिट्टी को भर्त बना करके और नरेगा चलाई गई उस जमाने में। नरेगा कि भाई हम तुमको दाल रोटी देंगे, सब इंतजाम हम आपका करेंगे, तुम मट्टी भरो। तो मट्टी पूरी भर गई है जब ये किला बना है, जब ये किला, ये नायाब किला है और हिंदुस्तान में ऐसा कोई किला ही नहीं है। तो आप इन चीज़ों की यूएसपी क्यों नहीं करते हो? आप क्यों नहीं इसको बेचते हो इन चीज़ों को कि व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू? कहीं नहीं है जो इंडिया में। अतिक्रमण हो रहे हैं, ऐसे किले में अतिक्रमण हो रहे हैं, उस पे आप क्या कोई पीआईएल लेके आएंगे, कुछ ऐसा कुछ करेंगे? कुछ अभी तो उसका कोई विचार नहीं है, लेकिन जो और जगह के अतिक्रमण है उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए हैं। आज ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि 80% भरतपुर अतिक्रमण की चपेट में है। 80% हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर दिए हुए हैं, लेकिन उन ऑर्डर की पालना नहीं होती। रिसेंटली भी जज मैंने सुमीर जैन साहब का जो जजमेंट बताया न्यायाधिपति का, हाई कोर्ट का, स्वयं संज्ञान लेके, उसमें भी अतिक्रमण की बात कही है। अतिक्रमण की कर रहे हैं, खाना पूर्ति जैसा आप रोज देख रहे हो कर रहे हैं, लेकिन सब्सटेंशियल वर्क कोई नहीं हो रहा। अगर ऐसी आर्मरी मिल जाए और करने की मानसिकता हो तो इतना बड़ा आर्मरी कर रहे हैं आप करके जाते हैं पीछे से, वो दोबारा हो जाता है। वही है। आप तो ढकेल को हटा दो, ढकेल लग जाती है। वही मानसिकता की कमी है। बस ये है कि हाईकोर्ट ने कही है या मंत्री ने कही है, गवर्नेंस इज द इश्यू। क्यों नहीं होता? भाई आपकी इच्छा ही शक्ति नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? आप फौरी कार्रवाइयां हो रही हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ठीक है, उन्होंने कही है कर दो भाई, कर रहे हो या फौरी कार्रवाई है, तो आप क्या कर सकते हो? आप होना चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है।
मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे योगी जी से मैंने 1.5 घंटे मीटिंग हुई है सीएम साहब से। तो मैंने कहा साहब सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या है? तो उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही मुझसे। उन्होंने कहा डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस। मैंने एसपी को ये कह दिया है कि तू किसी की सिफारिश नहीं मानेगा, कोई पॉलिटिशियन नहीं मेरी भी नहीं मानेगा, किसी की नहीं मानेगा, लेकिन अगर कोई कबाड़ा हो गया यहाँ, भ्रष्टाचार भी ना कोई भी कबाड़ा हो गया तो मैं थानेदार नहीं मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। आप देखिए एक ही वर्ड ने क्या कर दिया है आप। ठीक बात है, क्या कर दिया काम आप? मोटी सी बात है, भी भय बिना प्रीत न होए गोपाला। तो जब तक आप आपके सामने गर्ग साहब थे एसपी, उन्होंने कहा भाई थानेदार सस्पेंड होगा अगर ये गाड़ियां उल्टी सुल्टी चलेंगी यहाँ पे। तो आप देखिए ना, 2 थानेदार सस्पेंड हुए थे और एक गाड़ी का अल्टा सुल्टा सब ट्रैफिक बंद हो गया था। ये आपके बर्तन में मौजूद है, जो डीजी बने थे गर्ग साहब। हाँ, उन्होंने ये और उन्होंने एक लिस्ट तैयार की थी कि ये तैयार भी की थी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल में, कि ये 84 आदमी भरतपुर के, ये महाबदमाश आदमी पुलिस वाले, इनको भरतपुर से बेदखल करिए आप। तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, आपसे निवेदन हमारा, आपका, श्रीनाथ जी शर्मा जी का और अपने एलुपिन के गुप्ता जी का, सबका निवेदन है आपसे, हमारे चैनल की तरफ से भी आपका निवेदन है कि भरतपुर के विकास के लिए जो भी संभावनाएं उन्हें टटोलें। आप भरतपुर के रहने वाले हैं, आपको सब पता है कि क्या भरतपुर में विकास हो सकता है और कितना 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 इन दिनों में पिछले टाइम में विनाश हुआ। अब उसको विकास कैसे बनाया जा सकता है, बिना पैसे के, बिना फंड लगाए भी यहाँ विकास हो सकता है, उसकी संभावनाएं तलाश कीजिए इनिशियल स्टेज पर। सेकंड स्टेज पर फंड लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके फिर अपना विकास कीजिए। और सबसे बड़ी बात, सब जो विकास अपन को करना है ना, उसके पीछे कहीं ना कोई विज़न होना चाहिए, कोई सोच होना चाहिए कि हमको यहाँ टूरिस्ट को लाना है, हमें यहाँ एजुकेशन देनी है, हमें यहाँ बच्चों को रोज़गार देना है, जिससे कि अब ये बताइए, पिछली सरकार में एक यहाँ रोज़गार मेला लगाया गया था, करोड़ों रुपए के तो टेंट लगे थे उसमें, करोड़ों रुपए के टेंट लगे थे, तमाम कंपनियां बुलाई गई थी, कंपनियों ने रोजगार भी दिए। यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वो कहता है 500 550 की, उसकी वो है रिकॉर्डेड है मेरे पास। उसके अलावा उन लोगों को यहाँ डाटा दिया नहीं गया, उसमें क्या हुआ वो जयपुर डाटा भेज दिया गया, यहाँ डाटा ही अवेलेबल नहीं कराया गया। रोजगार मेला यहाँ है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को डाटा नहीं है। देखो ताज्जुब की बात, वो जयपुर डाटा था, वहाँ जो जिन बच्चों को सेलेक्ट किया गया था, जो भी 1000-2000 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, उनको भी 10-10 हज़ार की नौकरी में गुड़गांव और वहाँ बुलाया जा रहा था। वो 10-10 हज़ार की नौकरी में बेचारे नहीं गए। कुछ जो बिल्कुल ही मजबूर थे या जो बिल्कुल नहीं कहते थे कुछ तो करेंगे, वो ही भले गए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो करोड़ों रुपये चूना लग गया। सुजान गंगा में करोड़ों रुपये का चूना लग गया। सुजान गंगा में कुछ दिखता है? टूटती जा रही है, वरना कुछ नहीं दिखा होगा आपको। तो निश्चित रूप से आप सबको भी, भरतपुर की जनता से अपील है कि आप सबको भी आगे बढ़ना होगा। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए, और उन्हें बताओ, उन्हें ये भी बताओ कि आपको करना ये है। अब साहब, अब आप ये कर सकते हो क्योंकि अब आप पावर में हो। जब आप पावर में हो तो आप कर भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल में भी सरकार जैसे कि संकेत आ रहे हैं बीजेपी की बनने जा रही है, तीसरी बार भी, तीसरा टेन्योर भी है, तो डबल इंजन की सरकार टूटने वाली नहीं है। डबल इंजन आपके पास रहेगा, रेल को स्पीड से चलाओ। तो निश्चित रूप से आपसे यही अपील है इंडिया न्यूज़ की और हमारे जो समृद्ध भारत अभियान के जो डायरेक्टर हैं उनकी, सीताराम जी गुप्ता की, और हमारे श्रीनाथ जी शर्मा जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उनकी भी आपसे अपील है। और भरतपुर की तमाम सरदारी की आपसे यही अपील है कि यहाँ के विकास के लिए आप स्टेप लीजिए। अब आप फ्री हो चुके हैं लोकसभा चुनावों से, लगभग अब ये लास्ट चरण हो जाएगा 1 तारीख को, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। अब भरतपुर के बारे में सोचिए, यहाँ प्राथमिकता के आधार पर। तब तक के लिए दूसरी चरण में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो भी जुड़े हुए हैं, आपकी जो भी विज़न है, वो विज़न आप लोगों ने बताया था, आपका कोई विज़न हो तो उसको भी कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। और चर्चा में दोबारा फिर कभी आपको एक बार फिर मौका देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नहीं, बहुत कॉन्फ्रेंस